तुम की 3 बहुएं थीं, बड़ी बहू ज्योति, छोटी बहू आरती और सबसे छोटी बहू कविता। तीनों बहुएं अपने अपने काम में सर्वगुण संपन्न थी। तीनों को सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मेहंदी लगाना सब काम आता था। ऐसे ही कुसुम जिस सोसाइटी में रहती थी, वहां किसी के घर में शादी थी जहां बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए थे। उसी बीच ज्योति बहू को मेहंदी लगाने का न्योता भेजा जाता है। ज्योति मेहंदी लगाने के लिए जाती है और हर कोई ज्योति की तारीफ करता है और कहता है, अरे वाह बेटा, तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। सच में तुम्हारे हाथ में तो जादू है। ऐसी मेहंदी ना मैंने कभी किसी से नहीं लगवाई। मैं जहाँ रहती हूँ ना, वहाँ मैं न जाने कितने सारे मेहंदी लगाने वाले से मेहंदी लगवाई है, लेकिन किसी में वो बात नहीं है जो तुम्हारे डिजाइन में है। हाँ आंटी जी, ये बात तो मुझे हर कोई कहता है कि मेरे हाथ की मेहंदी सबको पसंद आती है, क्योंकि मैं ना सबको यूनिक मेहंदी का डिजाइन लगा कर देती हूँ। और मुझे ना अपने काम से बहुत प्यार है। मैं अपने काम को और बेहतर तरीके से निखारना जानती हूँ। ये बात तो बहुत अच्छी है बेटा। अपने काम से प्यार करना चाहिए और अपने काम को हर दिन और ज्यादा खूबसूरत और निखारने की कोशिश करनी चाहिए। वह इंसान जीवन में कामयाबी होता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है। एक दिन कुसुम के घर पे एक औरत जिसका नाम नंदिता होता है, वो मेहंदी लगवाने के लिए उसके घर आती है और कुसुम से कहती है, अरे बहन जी, मुझे ना मेहंदी लगवाना है, तो आप बताओ आपकी तीनों बहुओं में से सबसे सुंदर मेहंदी कौन लगाता है। वैसे मेहंदी तो मेरी तीनों बहुएं अच्छी लगाती हैं, लेकिन अगर मुझे तीनों में से किसी एक को चुनना पड़े तो सबसे अच्छी मेहंदी ना अपनी बड़ी बहू लगाती है। लोग दूर दूर से उसे मेहंदी लगाने के लिए बुलाते हैं। छोटी बहू भी तो मेहंदी लगाना उसी से सीखी है, और आज जो भी कुछ है ज्योति बहू की बदौलत है। फिर तो आप एक काम करो, अपनी ज्योति बहू को बुला दो, उसी से मेहंदी लगवा लूंगी। थोड़ी देर में ज्योति वहां आती है और नंदिता को मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। घर में आधे से ज्यादा काम पड़ा हुआ था। ये देखकर अपनी दोनों बहुएं आरती और कविता को आवाज लगाते हुए कुसुम कहती है, अरे आरती बहू, कविता बहू, घर में पूरा काम पड़ा है, ये नहीं कि घर की साफ सफाई कर लूं। अरे ज्योति बहू मेहंदी लगाने में बिजी है, उसे तो हम परेशान नहीं कर सकते। अब भगवान ने उसे इतनी अच्छी कला दी है तो उसे अपनी कला का प्रदर्शन तो करने दो। लोग दूर दूर से मेहंदी लगवाने के लिए आते हैं उसके पास। सच में मेरी बहू तो लाखों में एक है। हाँ माँ जी, लोग ज्योति दीदी से मेहंदी लगवाने के लिए तो आएंगे ही ना, क्योंकि आप हर जगह ज्योति दीदी का ही गुणगान करती रहती हैं। अरे मेहंदी लगाना तो हमें भी आता है, कभी हमारा नाम भी ले लिया करो, हम भी तो लोगों को मेहंदी लगा देंगे अच्छे से। मुझे जिसका काम अच्छा लगेगा मैं उसी का नाम लूंगी। और वैसे भी ज्योति बहू की मेहंदी सच में बहुत अच्छी होती है, और ज्योति बहू की बराबरी करने में कोई नहीं है आगे। उसके जैसा बनने का भी मत सोचना। गुस्से में आरती और कविता दोनों घर का काम करने लगती हैं। जाते जाते नंदिता ज्योति से कहती है, वैसे ज्योति, सच में तुम बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। तुम्हारे हाथ में जादू है। तुमने जो भी मेहंदी का डिजाइन लगाया है वे बहुत यूनिक है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि 1 हफ्ते बाद ना मेहंदी कंपटीशन होने वाला है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी उसमें पार्टिसिपेट करो। जो भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा टैलेंट दिया है ना, उस टैलेंट को निखारो और जगह जगह फैला दो। तुम सच में बहुत ही अच्छी मेहंदी आर्टिस्ट हो। कहाँ पर हो रहा है ये मेहंदी कंपटीशन? मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करना है। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि मैं अपने टैलेंट को और ज्यादा निखार कर दिखा सकती हूँ और प्रूव कर सकती हूँ कि मुझे सच में मेहंदी लगानी बहुत अच्छी आती है, और मैं किसी भी तरीके की मेहंदी लगा सकती हूँ। मेरी सहेली करके विजय भवन में कैंप लगा रही है, वहाँ पर आ जाना और अपना नाम, एड्रेस जो भी है सब लिखवा देना। और 1 हफ्ते बाद मेहंदी कंपटीशन होगा। जीतने वाले को 5 लाख इनाम देगी वो। खुद का मेहंदी पार्लर खोलने के लिए भी जितना खर्चा आएगा वो सब मेरी सहेली देगी मेहंदी कंपटीशन में। अरे ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे कैसे भी हिस्सा लेना पड़ेगा इसमें। आरती और कविता दोनों सारी बातें सुन रही थीं। ऐसे ही अगले दिन ज्योति अच्छे से रेडी होकर मेरी सहेली कैंप में अपना नाम वगैरह लिखवाने के लिए जा रही थी। तभी आरती और कविता दोनों ज्योति से कहती हैं, अरे दीदी, अपने बारे में ही सोचती हो क्या? वैसे तो बड़ी अच्छी बनने का दिखावा करती हो, और आज जब मेहंदी लगाने की प्रतियोगिता होने वाली है
तो अकेले ही अकेले निकली। कम से कम हमें तो पूछ लिया होता, हमें भी तो मेहंदी लगाना आता है, भले ही हमें मेहंदी लगाना आपसे ही सीखा हो। अरे माफ करना आरती, मैंने ध्यान नहीं दिया था। बाकी अगर तुम दोनों भी चाहती हो इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना तो मेरे साथ चलो, हम तीनों एक साथ अपना नाम लिखवा लेंगे। हाँ हाँ, हम भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है कि आपको ही भगवान ने इतना ज्यादा टैलेंट दिया है क्या? हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। हमें भी मेहंदी लगाना बहुत अच्छे से आता है, बस फर्क इतना है कि हम आपको मौका दे देते हैं। जिस दिन हम अखाड़े में उतर गए ना, उस दिन लोग आपके हाथ की मेहंदी को पोंछना बंद कर देंगे। अरे तुम तो मेरी बहनें हो और मुझे तुमसे कोई कंपटीशन नहीं करना है। तुम जीतो या मैं जीतूं, बात तो एक ही है। वैसे चलो चलते हैं, टाइम हो रहा है। तीनों एक साथ मेरी सहेली कैंप में जाकर अपना नाम लिखवाती हैं और वहाँ बहुत से लोग थे जो ज्योति को जानते थे। हर कोई ज्योति की तारीफ कर रहा था। अब ये देखकर आरती और कविता दोनों को मन ही मन बहुत जलन हो रही थी। वो दोनों घर आकर आपस में बातचीत करती हैं और कहती हैं, तुझे क्या लगता है तू ये प्रतियोगिता जीत लेगी? क्योंकि जहाँ ये ज्योति रहेगी ना, वहाँ तो समझ ले हम प्रतियोगिता कभी नहीं जीत सकते। अगर इस प्रतियोगिता को जीतना है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। बात तो बिल्कुल सही कह रही है, क्योंकि ये ज्योति बहुत चालू चीज है। इसे एक एक सुंदर सुंदर मेहंदी के डिजाइन आते हैं और ये हमें 5 मिनट में हरा देगी। अरे ये तो दोनों हाथों से मेहंदी लगाती है। समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे ये प्रतियोगिता जीतें। एक तो तरीका है, इस प्रतियोगिता में मेहंदी घर से लेकर जाना है। तो हम ज्योति की मेहंदी में एक ऐसा केमिकल मिला देंगे जिससे वे मेहंदी ही ना लग पाए। मतलब कि जिसे वो मेहंदी लगाएगी उसके हाथ में जलन शुरू हो जाएगा और ज्योति की प्रतियोगिता खराब हो जाएगी और हम ये प्रतियोगिता कैसे भी जीत जाएंगे। ऐसे ही एक हफ्ते बाद प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। इस प्रतियोगिता में 11 औरतों ने हिस्सा लिया था, जिसमें से आरती, कविता और ज्योति भी थी। सभी लोग बैठकर मेहंदी लगा रहे थे। सबसे पहले ज्योति ने मेहंदी लगाकर सबका दिल जीत लिया। ज्योति की मेहंदी की डिजाइन सबसे अलग और सुंदर थी। हर किसी को ज्योति की मेहंदी बहुत पसंद आई और ये प्रतियोगिता ज्योति ही जीत गई। ये देखकर आरती और कविता दोनों का मुंह खुला का खुला रह गया। दोनों उदास मन से घर आती हैं। तभी कुसुम कविता और आरती से कहती है, क्या हुआ आरती और कविता, तुम इतना उदास क्यों हो? तुम ये सोच रही हो कि तुमने ज्योति की मेहंदी में जो केमिकल मिलाया था वे केमिकल अपना असर क्यों नहीं दिखा दिया? दरअसल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी और मैं समझ गई थी कि तुम दोनों अपनी जेठानी ज्योति से इतना नफरत करती हो कि उसे सबके सामने इस तरह से बेइज्जत करने के लिए तैयार हो चुकी हो। इसलिए मेरी नजर तुम पर बनी हुई थी और जब ने ज्योति की मेहंदी में केमिकल मिलाया वे सब कुछ मैंने देख लिया था और मैंने तुरंत ज्योति की मेहंदी को ऑर्गेनिक मेहंदी में बदल दिया। माँ जी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, आप हमें माफ कर दो। हम दोबारा कभी ये काम नहीं करेंगे। जलन की भावना हमारे अंदर इतनी हो गई थी कि हम अपनी बड़ी बहन के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो गए थे, बल्कि उन्होंने हमेशा हमें छोटी बहन माना है। आरती और कविता दोनों शर्म से पानी पानी हो जाती हैं और दोनों ज्योति से माफी मांगती हैं, जो कि उन दोनों को माफ कर देती है। विकास और मोहन तीनों बहुत ही लापरवाह थे। दामिनी उनकी हरकतों से बहुत परेशान थी, इसीलिए वो तीनों की शादी करवा देती है काजल, आरोही और ज्योति नाम की लड़की से। अर्जुन की पत्नी काजल, विकास की पत्नी आरोही और मोहन की पत्नी ज्योति। दामिनी को लगा था कि शादी के बाद दामिनी के बेटे सुधर जाएंगे, लेकिन दामिनी का सोचा बिल्कुल उल्टा हो जाता है। बेटों से लाख गुना ज्यादा उसकी बहुएं लापरवाह थी, कोई भी समय से काम नहीं करती थी। ऐसे ही एक दिन सास आम का अचार बना रही थी तो अपने हाथों से आम को काटती है और अपनी बड़ी बहू काजल को आवाज लगा के बुलाती है, अरे बहू जरा इधर तो आ। अरे काजल, कहाँ है तू? मैं कब से तुझे आवाज लगा रही हूँ बहू। काजल अपने कमरे में अपने पति अर्जुन के साथ थी। अर्जुन काजल के बालों में तेल लगा रहा था। सास की आवाज सुनकर काजल बहुत अजीब सा मुंह बनाती है और अपने पति को ताने मारते हुए बोलती है, तुम्हारी माँ को चैन नहीं है क्या? 5 मिनट भी आराम से बैठने नहीं देती। काजल काजल बहू करके चिल्लाना शुरू हो जाता है इनका। अरे माँ को कुछ काम होगा तुमसे, इसीलिए बुला रही हैं। एक काम करो, एक बार
सुन के तो आओ कि माँ कह क्या रही हैं। जाओ ना, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी माँ की बकवास सुनने का। इतनी ज्यादा परवाह है ना अपनी माँ की, तो एक काम करो, तुम ही चले जाओ। अरे यार मैं नहीं जा रहा। अरे भाई तुमको तो पता है ना कि कोई काम होता है तभी माँ आवाज लगाती है। अगर मैं माँ के पास गया तो माँ कोई ना कोई काम थमा देंगी, और मुझे तो नहीं जाना। भाई तुम्हें बुला रही है, तुम जाओ। ऐसा है, माँ को तो चिल्लाने दो, उन्हें समझ में आ जाएगा कि हमें सुनाई नहीं दिया। इस घर में हम दोनों के अलावा और भी लोग हैं। बेचारी बहुत देर से काजल को आवाज लगा रही थी, लेकिन काजल जानबूझकर अपनी सास को अनसुना कर रही थी। थोड़ी देर बाद सास अपनी छोटी बहू आरोही को आवाज लगाती हैं। अरे आरोही बहू, तू ही आजा मेरे पास। काजल को कब से आवाज लगा रही हूँ, लेकिन इस काजल के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। कम से कम तू ही आजा मेरे पास। आरोही अपने कमरे में बैठकर मेकअप कर रही थी। सास की आवाज सुनकर आरोही को गुस्सा आ जाता है और वो मन ही मन कहती है, ये बुढ़िया ना चैन से मेकअप करने भी नहीं देती। अरे थोड़े बहुत काम तो खुद भी कर सकती है, लेकिन नहीं, महारानी ने आज सुबह नाश्ता क्या बना दिया, पूरे घर को सर पे उठा रखा है। बार बार कभी काजल कभी आरोही करके चिल्लाना शुरू हो जाता है इनका। चिल्लाने दो आज इनको, नहीं जाने वाली मैं। सास इसी तरह से अपनी बहू बेटे सभी से परेशान रहा करती थी। आरोही भी अपनी सास की बात को अनसुना कर देती है। सास चुपके से अपने बहू बेटे के कमरे में झांक कर देखती है तो उसे पता चल जाता है कि उसके बहू बेटे उसे अनसुना कर रहे हैं। तभी सास काजल के पास जाती है और गुस्से में बोलती है, मतलब लापरवाही की भी हद होती है। मैं कब से काजल तुझे आवाज लगा रही हूँ, लेकिन तू है कि मेरी बात को नजरअंदाज कर रही है। और जोरू का गुलाम तू निकम्मे, कम से कम तेरी बहू नहीं आ रही है तो तू ही आजा मेरे पास। अचार क्या मैं अकेले खाऊंगी? अचार खाने में तो बड़ा मजा आता है, उसी तरह से अचार को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अरे माँ, बीवी और माँ के होने के बाद भी ये सब मैं करूँ क्या? अगर तू ये सब नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी बीवी को ही भेज दिया होता मेरे पास। बीवी के आगे जुबान नहीं चलती, न घर के काम काज में हाथ पैर चलते हैं तेरे। सासू माँ, इतना सा काम तो आप भी कर सकती है ना। अब अचार का डब्बा हम धूप में सुखाने जाएंगे, आप भी सुखा सकती है ना। आपके हाथ पैर सही सलामत है ना। बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मेरे हाथ पैर सही सलामत है। चलो कोई बात नहीं, सारे काम तो करती हूँ, ये भी काम खुद कर लूं। सास बिना कुछ कहे अचार का डब्बा ले जाकर धूप में खुद सुखाने लगती है। ऐसे ही एक रात सास रात के करीबन 2 बजे घर के बाहर बने कुएं के पास जाती है और वहां जाकर 1 घंटे बाद वापस घर आ जाती है। ऐसा ही वो लगातार 1 हफ्ते तक कर रही थी। एक दिन अचानक से अर्जुन की आंख खुल जाती है और वो रात को 2 बजे अपनी माँ को घर से बाहर जाते हुए देख लेता है और वो देखता है कि उसकी माँ कुएं के पास कुछ कर रही है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उसकी माँ कुएं के पास क्या कर रही है। और वो ये बात अपनी पत्नी काजल को बताता है, जिसपे काजल बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ से मिलने के लिए कोई आता हो, या फिर तुम्हारी माँ ने कोई खजाना छुपा रखा है। उसमें तो मैं कहती हूँ कि अपनी माँ के ऊपर नजर रखना शुरू कर दो, और ये बात किसी को मत बताना। क्या पता सच में उस कुएं में कोई खजाना रखा हो और तुम्हारी माँ हमसे ये बात छुपा रही हो। ऐसे ही एक रात जब सास फिर से कुएं के पास जा रही थी, तब विकास की नजर अपनी माँ पर पड़ जाती है और वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार माँ इतनी रात को कुएं के पास क्यों जा रही है। अब ये बात वो अपनी पत्नी को बताता है। इस तरह से धीरे धीरे ये बात अब तीनों भाइयों को पता लग जाती है। तीनों ही अपनी पत्नियों को सास के ऊपर नजर रखने के लिए कहते हैं। ऐसे ही एक दिन सास कुएं के पास जाती है और वहां जाकर उसको ऐसे बोलती है, हे जादुई कुआं, मुझे पता है कि तुमने अब तक मेरा सालों पुराना खजाना संभाल कर रखा है। अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये खजाना मुझसे नहीं संभल रहा। मैं चाहती हूँ कि ये खजाना अपने बच्चों को दे दूं, लेकिन क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मेरे बच्चे बहुत लापरवाह हैं, वे मेरी कदर बिल्कुल भी नहीं करते, इसलिए खजाना मैं उन्हें नहीं देना चाहती।
बस यही कारण है कि ये खजाना अभी तक तुम्हारे पास है। ये खजाना मैं अपने बच्चों को तभी दूंगी जब उन्हें सच्चे दिल से मेरी कदर महसूस हो जाए और ये चीजों को सही समय पर करने की आदत डाले। और जादुई कुआं, ये खजाना मेरे उन्हीं बच्चों को देना जिनके मन में इसके लिए कोई लालच ना हो, ना कोई छल कपट हो। जो कोई लालच की भावना लेकर तुम्हारे पास खजाना लेने के लिए आए, खजाना को हमेशा हमेशा के लिए गायब कर देना और उसके बाद से कभी ये खजाना उन्हें या मुझे नजर ना आ पाए। इतना बोलकर बचते बचाते अपने घर आ जाती है। घर में अब सभी को खजाने की बात पता चल गई थी। सभी की नजर अब खजाने के ऊपर थी। इसीलिए सास की तीनों बहुएं अपनी सास के लिए बिल्कुल बदल जाती हैं और वो दिन रात उसकी सेवा पानी करने में लगी रहती हैं। ऐसे ही देखते देखते सास की तबीयत खराब हो जाती है और तबीयत खराब होने के कारण सास की मृत्यु हो जाती है। खजाने का राज भी अब सास के साथ ही चला जाता है। अब तीनों बहुएं और बेटा खजाने के पीछे पड़ जाते हैं। वो रात के 2 बजे कुएं के पास जाकर खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं और जादुई कुएं से बार बार खजाने का पता मांगते हैं। जादुई कुआं अपनी जादुई शक्ति से खूब सारा खजाना प्रकट कर देता है। खजाना देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो खजाना लूटने लगते हैं। अरे जल्दी जल्दी सारा खजाना उठाओ, बुढ़िया मर गई लेकिन हमारे लिए इतना सारा सब कुछ छोड़ के चली गई। हाँ हाँ ज्योति जल्दी से उठाओ वरना कोई देख लेगा हमें, उसके बाद तो सभी लोग हमारे जान के दुश्मन बन जाएंगे। अब बातें ही करती रहोगी या जल्दी जल्दी से खजाना उठाओगी?